हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, ईंटे मन के तथा अस्थिया के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दें कि हिस्ट्री का जो हम लोग यानी एनसीईआरटी बेस पे अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है पूरी तरह से आप लोगों को यानी तैयारी करवाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता का जो आज हम लोग क्लास लेकर के आए, थोड़ी क्लास लेकर के आए, और इसी तरह का हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे आप लोगों का चैप्टर वाइज जो है पहले हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपको थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद फिर आपका यानी एमसीक्यू होगा, उसके साथ आपका यानी टेस्ट लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको यानी फुल एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें नोट्स एंड पीडीएफ भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपको वहीं पीडीएफ एंड नोट्स सब कुछ आपको यानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। एक बच्चे को 10 दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस तरह का यानी आपको यानी कोर्स जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चाहिए कि 10 दोस्तों को आपको यानी शेयर करना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। जो है हम लोग का यानी कंटिन्यू जो है क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से। अब जो हम लोग का क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, 7 बजे हम लोगों का टाइमिंग रहेगा, 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आप लोग यानी लाइव में जुड़ने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोग गाइस स्टार्ट। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग यानी सभ्यता पे चर्चा कर लेते हैं। सभ्यता यानी किसे कहते हैं? बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जिसे सभ्यता के बारे में जानकारी होगा। हड़प्पा तो एक जगह का नाम है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा हड़प्पा एक जगह का नाम जो है क्या है। तो अगर सभ्यता अगर सीधी लफ्ज में अगर आपको बताएं तो सभ्यता जो होता है, सभ्यता का संबंध जो होता है जीवन यापन या सुख सुविधा की जो बाहरी वस्तु हैं, उससे ये संबंध यानी सभ्यता है, ठीक है। और एक संस्कृति होता है, सभ्यता और संस्कृति। बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि संस्कृति और सभ्यता एक ही होता है। नहीं, एक नहीं होता, इसमें अंतर है। देखिए, सभ्यता जो होता है आपका यानी, जैसे अगर सभ्यता को हम लोग यानी क्या मान लें, सभ्यता अगर आपका यानी शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। सीधी आपका यही एग्जाम्पल है। चलिए, हम लोग ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट कम करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में फुल एक्सप्लेन नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट यानी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका परिचय यानी हड़प्पा सभ्यता का परिचय जो है आप हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर भौतिक जीवन का यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। उससे पहले लोग जो है एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, यानी सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। किसको? यानी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को यानी सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब पता चला कि इन तीनों से ज़्यादा यानी प्राचीनतम कौन है, यानी हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। ये जब 1920 के दशक में हड़प्पा की खोज हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई सभ्यता नहीं है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम लोग बीच पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता जो है ये क्या है? एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। और ये आपका जो है मतलब ये चूंकि ये महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके अंतर्गत पुरातत्व द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। ये पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता जो है किसमें फैला हुआ है? यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। कोई अगर सभ्यता जो होता है वो अलग अलग फैला हुआ रहता है, तो उसी तरह ये जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये चीज़ आपको यानी ध्यान रखना है, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, पॉइंट है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्या है, एक मेन पॉइंट आपका आ गया, हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था। ये टॉपिक पे अब हम लोग बात करेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था कब हुआ था, यानी 1856 में कराची से लाहौर तक यानी रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रेंटन नामक विलियम वारंटप नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक यानी अवशेष प्राप्त हुए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था, यानी किसको? 1856 में कराची से लाहौर तक, यानी कराची से लाहौर तक जो है रेल लाइन जब बिछाया जा रहा था, तब उस टाइम में जो है उसको क्या यानी कुछ यानी पुरातात्विक अवशेष यानी प्राप्त हुए थे, यानी कुछ उसको वस्तु दिखा हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन अंग्रेजों ने इसे खंडर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर यहीं से ले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया है, लेकिन यह नहीं जान सके कि यह कहाँ कोई सभ्यता है। यानी उस टाइम उन लोग पता नहीं चल पाया उन लोगों को कि इसके अंदर क्या है। उन लोग सोचा कि ये क्या है, मतलब पुरातात्विक कुछ अवशेष है, जिसमें मतलब क्या समझा उन लोग,
इसको ये लोग खंडर समझ लिया था, यानी खंडर समझ लिया, और इन लोग जो है रेल लाइन के बिछाने के दौरान उसमें इस्तेमाल कर दिया जितने सारे ईंटें वगैरह जो भी उसमें यानी अवशेष मिला, ठीक है। उस टाइम भी उन लोगों को प्राप्त नहीं मतलब पूरी तरह से यानी जान नहीं पाया उन लोग, ठीक है। बाद में फिर इसका जो है पूरी तरह से जानने के लिए जान जो कौन पाया, यानी दयाराम साहनी को जो है पूरी तरह से यानी प्राप्त हुआ था। कब? यानी 1921 में जो है दयाराम साहनी को पूरी तरह से पता चल गया था कि यहाँ कोई सभ्यता हुआ करता था, और इसी का नाम यानी क्या, हड़प्पा रखा था, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ, यानी सबसे पहले किस स्थान का खोज हुआ, यानी हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, यानी ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, यानी हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता उसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नाम स्थान से हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो सभ्यता जो था ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता का हम लोग विस्तार जानते हैं, जैसे कि अगर मान लो अगर कोई भी सभ्यता उसका कुछ विस्तार होता है, उसका सीमा होता है, तो उसके बारे में हम लोग यानी जानते हैं। तो रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक यानी 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? आपसे अगर पूछा जाए कि जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार पूर्व से और पश्चिम से है, तो कितना है? 1600 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर तक आपका यानी क्या है? 1100 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1100 किलोमीटर। परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति ये सीमा और बढ़ गई है। सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बताया कि ये सभ्यता जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें हम लोग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कोई भी बच्चे गलती नहीं करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले कौन किया था, यानी मतलब जो रेल लाइन बिछाने के दौरान जो है कुछ विद्वानों को कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जान पाया। जब 1920 में दयाराम साहनी को, यानी 1921 में दयाराम साहनी को यानी हड़प्पा सभ्यता का यानी अवशेष प्राप्त हुआ, और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का हुआ, यानी बारी बारी से सब होते गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता कितना यानी 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यानी वो पूरी तरह से यानी फैली हुई है। और ये त्रिभुजाकार क्षेत्र फैला हुआ है। इसका पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, ठीक है, और दक्षिण से उत्तर तक 1100 किलोमीटर है। ये पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। और किसके अनुसार? ये रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का आप काल को जानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी उस टाइम समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता जो था तो उस टाइम कौन सा समय में था, तो ठीक है। ये जो है उसका समय की अगर बात करें तो 2600 ईसा पूर्व, यानी 2600 ईसा पूर्व, यानी उससे 2600 ईसा से यानी पूर्व, यानी उससे पहले, ठीक है, उससे पूर्व 2600 बीसी, यानी उस 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, ठीक है। इससे पूर्व इसका यानी हड़प्पा सभ्यता का यानी काल माना जाता है, 2600 बीसी से 1900 बीसी, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि 2600 फिर घटेगा कैसे 1900, तो आपको इसके लिए यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी का मतलब क्या होता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी पहले, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक क्या, कार्बन 14 विधि क्या होता है। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, और इससे सब्जेक्टिव भी आपका क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन 14 विधि जो है ये क्या होता है? देखिए, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है। ये इसका खोज जो है 1946 में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था, यानी 1946 में हुआ था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा मौजूद होती है। जब भी अगर कार्बन 14 विधि के द्वारा यानी किसी भी वस्तु का यानी काल अगर खोजा जाता है कि ये जो है वस्तु यानी इतने साल इतने हजार वर्षों के यानी पहले की है, तो वो कैसे पता किया जाता है? यही कार्बन 14 विधि के द्वारा यानी पता लगाया जाता है कि ये वस्तु जो है कितने साल पुरानी है। इस तरह ये पता लगाया जाता है। तो आपको ये जो है जितने सारे वस्तु जो पता चला, किसके द्वारा पता चला, तो ये कार्बन 14 विधि के द्वारा ही पता चला कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कितने साल पुरानी यानी वो सभ्यता है। तो इसी के माध्यम से पता चला, कार्बन 14 विधि के माध्यम से, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये तो आपको पूरी तरह से यानी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, यानी हड़प्पा नगर, यानी जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसको यानी नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आप बात करते हैं हम लोग हड़प्पा नगर से प्राप्त वस्तु, जो हड़प्पा सभ्यता जो था उससे क्या क्या यानी प्राप्त वस्तु जो है क्या क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। खोदने में जब उस सभ्यता का पता चला तो उसको धीरे धीरे उसको पूरी तरह से यानी खोदा गया, तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें निकला उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हड़प्पा का जैसे यानी खोज हो गया, उसके बाद किसका खोज हुआ, यानी मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो का हुआ था, ठीक है। हड़प्पा का खोज तो 1921 में ही हो गया था, जो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था,
जिसमें हम लोग राखलदास बनर्जी के द्वारा ही इसका खोज किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है, यानी पुजारी की सिर मिला है, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी सभागार, सीप का पैमान, सूती वस्त्र, कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजित आदि, यानी बहुत सारे ये वस्तु यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको इस तरह का सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि यानी कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी सूती कपड़े के अवशेष, तो आपको यानी ऑप्शन अगर रहेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, तो आपको देना क्या है, यानी मोहनजोदड़ो मानना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस चीज़ को अच्छे से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, रटना किसी की वही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला था। यहाँ से ठोस पहिया वाली गाड़ी, लकड़ी का हल, जौ, गेहूं, आड़े, सेवन, कब्रिस्तान, शंख का बैल, तांबे की मोहरें, मटर व तिल की खेती की प्रमाण एवं खरगोश की चित्र वाली मुद्रा आदि यहाँ से प्राप्त हुए थे। उसके बाद यानी चंद्ररुद्र से, यानी चंद्ररुद्र से जो है क्या प्राप्त हुआ था, मनके बनाने का कारखाना, आटा पीसने वाले चक्की, तराजू, बैलगाड़ी आदि यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उन चीज़ को हमको लिख लिया है, जो आपका यानी जो मेन पॉइंट है उनको ही लिखा गया है। आप भी अच्छे से यानी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लोथल, यहाँ से जो है फारस की मोहरें, धान और बाजरे की खेती के प्रमाण, आटे पीसने वाली चक्की, ठीक है, हाथी का दांत, कुत्ते की मूर्ति, ये सारे चीज़ें यहाँ से जो है प्राप्त हुआ था। कहाँ से, यानी लोथल से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोग कालीबंगान की बात करते हैं। कालीबंगान में जो है क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से बेलनाकार मोहरें, लकड़ी की नाली, हल से जुते खेत के प्रमाण, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण आदि यहाँ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, यानी कालीबंगान से इन सारी चीज़ें यानी प्राप्त हुआ था कालीबंगान से। ठीक है, ये देखिए ये कुछ सारे वस्तुएं जो है प्राप्त हुआ था, जैसे कि इस तरह का यानी वहाँ जो वस्तु प्राप्त हुआ था, इस तरह का जो है खोदने के बाद इस तरह का उसका नज़ारा लग रहा था। हड़प्पा सभ्यता का ये नज़ारा आपको दिख रहा है। ये देखिए ईटा उस टाइम, आज से 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम में इतना ये जो है पूरी तरह से ये सभ्यता डेवलप था। उस टाइम के लोग जो है ईंटों का इस्तेमाल करता था। तो आप सोच सकते हैं कि 5000 पहले यानी कितने वहाँ के लोग जो है कितने मतलब डेवलप किया था। ठीक है, तो उसके अभी के अकॉर्डिंग में तो ये इन सारे तस्वीर जो है जो आपको दिख रहा है, ये सारे वस्तुएं जो वहाँ से यानी प्राप्त हुआ था। ये इस तरह का यानी सिक्का है। ठीक है, जो अभी तक नहीं पढ़ पाया है उस सिक्का में जो है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई इसका मतलब कोई ऐसा लिपि इसका अभी तक खोजा नहीं गया है। ठीक है, नहीं पढ़ पाया है क्या लिखा हुआ रहता है इसमें। चलिए, ये इस तरह का आपको यानी जितने सारे वस्तुएं प्राप्त हुआ आपको दिख रहा है ये। चलिए, ये तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कौन कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमा। एक होता है कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सीमा की अगर बात करें तो उत्तर सीमा में क्या है, सरायखेला, गुमला घाटी, डाबरकोट, यानी हड़प्पा सभ्यता की सीमा। उत्तरी सीमा में जो है सरायखेला है, गुमला घाटी, डाबरकोट है। दक्षिण सीमा में मालवन, भगवत राव, नर्मदा घाटी है। पूर्वी सीमा में जो है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, यानी आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे पूर्वी सीमा क्या है इसका, मतलब हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी सीमा क्या है, सुतकांगेडोर यानी मकरान का समुद्री तट है, यानी पश्चिमी सीमा। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सीमा आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं नगर योजना, यानी हर सभ्यता में नगर होता है, योजना होता है, वहाँ का क्या क्या नगर योजना था। तो हम लोग इसके टॉपिक पर बात करेंगे, यानी नगर योजना। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, यानी हड़प्पा की संस्कृति सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई एवं पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीला मिलता है। जैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जैसे पता चला खुदाई हुआ तो उसमें यानी 2 टीला मिला था, जिसमें एक पूर्वी और एक पश्चिमी टीला मिला था। ठीक है, पूर्वी टीला में नगर तथा पश्चिमी टीला में क्या था, यानी दुर्ग स्थित था। तो नगर का आपका यानी पूर्वी टीला में नगर और पश्चिमी टीला में दुर्ग स्थित था। तो ठीक है, यहाँ जो तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी समतल, चौड़ी एवं सड़कें थी। यहाँ की सड़क 9.15 मीटर चौड़ी की, जिसका पुराविद ने राजपथ कहा है। इन सड़कों की चौड़ाई 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये समकोण पर काटती है। इसका चौड़ाई इतना है। ठीक है, मतलब चौड़ाई 2.75 से आपका 3.66 तक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये समकोण पर काटती है, जिनसे नगर कई खंडों में जो है विभक्त हो जाता है। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। किस नाम दिया गया, ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी एवं इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था की। गलियां की खुली तथा चौड़ी थी। ठीक है, गलियां जो है चौड़ी तथा खुली थी। ठीक है, उस टाइम में भी साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से होती थी। उसके बाद जल निकासी प्रणाली के बारे में बात करेंगे, यानी जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसा कैसा हुआ करता था। तो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता, यहाँ से अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे। स्नानघर की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल जो यहाँ के विशाल दुर्ग है, जो इतना बाय इतना मीटर आपका, इतना इंटू इतना मीटर का इस विशाल स्नानघर, और इतना फीट का आपका लंबा, इतना फीट चौड़ा आपका क्या होता था, यानी मीटर गहरा होता था। ठीक है, ये आपका स्नानघर के बारे में बताया। अन्नाघर आपका मोहनजोदड़ो में
45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागढ़ मिला। ईंट यहाँ का आपका हड़प्पा सभ्यता का ईंट का जो चौड़ाई था, ठीक है, इतना बाय इतना का ये ईंटें भी वहाँ से प्राप्त होते थे। इन सारे चीज़ के बारे में आपको पता चल गया कि नगर योजना में इसका क्या क्या यानी विशेषता था। ये नगर योजना का उसका विशेषता बता रहा है आपको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका यानी नगर तक आज के क्लास में हम लोग नगर योजना तक हम लोग यानी जो है कवर किए हैं। ये पार्ट 1 आपका हुआ आज, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 हुआ। और एक चीज़ बता दें, अगर आप लोग स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको हम लोग एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें न्यू बैच फॉर 2023 एग्जाम, यानी हम लोग स्पेशल एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हर तरह की सुविधा यानी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए है और जो आर्ट्स का विद्यार्थी है उनके लिए और खास तौर पर है, ठीक है। इसमें हम लोग जो स्पेशल बैच में जो है क्या खास रहने वाला है आपको बताएंगे। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवेक क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो एंड लेक्चर, ये सारा चीज़ आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप एडमिशन कर लेते हैं तो इसमें आपको क्या न्यू बैच आपका 2023 में जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ की आपको यानी सुविधा दी जाएगी। घर बैठे आप बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पेशेंस बना रखना होगा, ठीक है। उसके इन सारी चीज़ को आपको यानी सुविधा दिया जाएगा। आप लोग टेस्ट एंड PDF के लिए जो है आप लोग यानी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इस बैच को ज्वाइन आप कैसे कर सकते हैं, इस बैच को आप लोग अगर ज्वाइन कैसे करेंगे, जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 2023 के लिए स्पेशल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में दिया जाएगा। एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन फ़ी ओनली मात्र है 499 रुपया में ही आपका यानी किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी यानी जो बिहार बोर्ड स्टडी नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यानी कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, उसके लिए मेरे पास सुविधा है। आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ जानकारी आप यानी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और आप ऐसे कॉल बेसिस कभी भी कर सकते हैं, आपको सारा रिप्लाई मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यानी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको एडमिशन फी मात्र 499 रुपये में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप कहीं भी अगर कोचिंग क्लासेस कीजिएगा, आपको 1 मंथ का पढ़ाई जो होता है आपका यानी 6 से 7 मंथ का 700 रुपया आपका यानी 1 मंथ का जो है फीस ले लेता है, ठीक है। आपको मात्र ओनली 499 में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट यानी प्रोवाइड किया जाएगा। सुहागने पे सुहागा आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की सुविधा आपको कोई नहीं देगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग किस बात की देर कर रहे हैं, अभी आप लोग एडमिशन कीजिए। इन सारे चीज़ की अगर सुविधा आपके पास नहीं रहे तो आप यानी बैंक में जाकर के आप इन अकाउंट नंबर पे आप यानी सेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ की आपकी यानी सुविधा दी हुई है, ठीक है। तो आप अपना आराम से यानी जो है क्लास यानी आप यानी पार्ट टाइम में अगर जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप यानी सही तरीके से आप यानी क्लास नहीं कर पा रहे तो बाद में भी आप आकर के क्लास को कर सकते हैं, ठीक है, जिस टाइम में आपको यानी समय मिले। तो ये है ऑनलाइन का आपको यानी फ़ायदा, घर बैठे आप अपना बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और आप भी बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप लोग एक बार जम करके जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ में जोड़िए, क्योंकि हम लोग का जो है बैच जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। अब जो है आप लोगों को यानी रेगुलर क्लास आप लोगों का यानी 7 बजे आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, 7 बजे आप लोगों का क्लास जो है बिल्कुल आपको यानी मिलने वाला है। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।